मुंबई को आज गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन 300 साल पहले यह टाइटल किसी और शहर का था। वो शहर था सूरत। आज मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन एक जमाना था जब सूरत के बिना भारत की इकोनॉमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो सवाल यह है कि क्या हुआ, कैसे एक शहर जो मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह था पिछड़ गया, और कैसे 7 छोटे टापुओं का शहर मुंबई भारत का दिल बन गया। और सबसे बड़ी बात यह कि सूरत को पीछे छोड़कर मुंबई को गेटवे बनाने में एक सबसे बड़ा फैक्टर थे मराठे, यानी मराठा साम्राज्य। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरत और मुंबई पोर्ट का इतिहास, और इन दोनों ही शहरों में ऐसा क्या फर्क था जिसके चलते सूरत का पतन हो गया और मुंबई आगे बढ़ता चला गया। इस कहानी में मैं आपको ले चलूंगा 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के टाइम पीरियड में, जब सूरत और मुंबई के बीच व्यापार, राजनीति और समुद्री शक्ति की जंग चली। यह कहानी भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास की भी है। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 16वीं सदी यानी 1500 के बाद की बात करें तो मुंबई एक मछुआरों की बस्ती थी, 7 टापुओं में बिखरी हुई। लेकिन उसी वक्त सूरत मुगल साम्राज्य की तिजोरी थी। अकबर के जमाने से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल बादशाह जानता था कि सूरत का मतलब है पैसा। सूरत से यूरोप को मसाले जाते थे, वहाँ हीरों की कटाई, पॉलिशिंग होती थी, वहाँ का टेक्सटाइल फेमस था, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर ही जहाज बनाने की इंडस्ट्री भी थी। सूरत का सबसे समृद्ध इतिहास मुगल काल में ही मिलता है। सूरत से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह थी रांदेर। 1500 के दशक में सूरत के उदय से पहले रांदेर ही मेन सेंटर हुआ करता था। 1500 के दशक में पुर्तगाली छापों की वजह से रांदेर का पतन हो गया। लगभग उसी टाइम पर सूरत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बन गया, और माना जाता है कि इस दौरान ही रांदेर की आबादी नए मौकों की तलाश में सूरत चली गई। अकबर के काल में सूरत की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते सूरत वेस्टर्न इंडिया के बेहद इंपॉर्टेंट बंदरगाह के रूप में उभर चुका था। अकबर के दौर में विकसित होने वाले सूरत ने जहांगीर और शाहजहां से होते हुए औरंगजेब के दौर में एक पीक हासिल किया। यह शहर सिर्फ एक ट्रेडिंग सेंटर नहीं था, बल्कि मुगल सत्ता की मजबूत पहचान भी बन गया। सूरत का किला और समुद्र के किनारे की किलेबंदी और इसका स्ट्रक्चर इतना शानदार था कि बड़े बड़े जहाज सीधे यहाँ आकर लदान और उतार चढ़ाव कर सकते थे। सूरत की लोकेशन भी परफेक्ट थी। ये ताप्ती नदी के किनारे था, और इस वजह से जहाज़ों को नेचुरल सेफ्टी भी मिलती थी। अरब सागर से सीधा कनेक्शन था, जो पर्शिया, अरब, अफ्रीका और यूरोप इन सब जगहों तक आना जाना आसान हो जाता था। इसीलिए जब यूरोप की कंपनियां शुरुआती दौर में भारत में आई तो सूरत उनके सबसे फेवरेट बंदरगाहों में से एक था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, इसके बाद डच आए और फिर आए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में पहले टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई, और फिर जहांगीर के आदेश पर साल 1612 में अपनी परमानेंट फैक्ट्री लगाई। लेकिन सिर्फ ट्रेड तक ही ये पोर्ट लिमिटेड नहीं था। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी पॉलिटिकल और कल्चरल बातों के लिए। यहाँ हुकूमत चलती थी मुगल बादशाहों की, और यूरोपियन कंपनियों को ट्रेड करने के लिए मुगलों से ही इजाज़त लेनी पड़ती थी। सूरत के किले में मौजूद मुगल सेना सबकी रखवाली करती थी। ये सेना समुद्री हमलों के साथ साथ ज़मीनी हमलों से भी बचाने का काम करती थी। इसके साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर सूरत की क्लाइमेट भी थी। सूरत का मौसम ना बहुत ठंडा था, ना बहुत गर्म, और ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। यानी यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ की ह्यूमिडिटी समुद्र के किनारे बसे बंदरगाहों के लिए बेस्ट थी। मॉनसून के बाद समुद्र शांत रहता था, जिससे जहाज से सफ़र आसान होता था। इन सभी फैक्टर्स में एक और गोल्डन बात यह थी कि सूरत के आसपास काली मिट्टी के चलते कपास तो उगता ही था। रेशम, मसाले और हाथ से बने कपड़े भी यहाँ खूब मिलते थे। यही वजह थी कि यूरोप के जहाज आकर सूरत में रुकते थे। 17वीं सदी में सूरत को भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, क्योंकि लगभग सारे विदेशी जहाज यहीं से भारत में एंटर करते थे। लेकिन दोस्तों, यही वो दौर भी था जब अंग्रेजों ने मुंबई को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी थी। 1661 में दहेज में मिली मुंबई तब 7 टापुओं में बटी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ चुका था कि यह जगह सूरत से ज़्यादा बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए, सूरत जो कि सबसे बड़ा पोर्ट था, वो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। वहाँ ट्रेड के लिए मुगल बादशाह और उनके गवर्नरों की परमिशन लेनी पड़ती थी, जबकि बॉम्बे सीधे ब्रिटिश क्राउन से लीज पर मिला था। यानी यहाँ पर कंपनी
पूरी तरह से आज़ाद होकर काम कर सकती थी। ऊपर से बॉम्बे के पास एक गहरा और नेचुरल बंदरगाह था जहां बड़े बड़े जहाज आसानी से खड़े हो सकते थे। सूरत जो था वो एक ओपन पोर्ट था, यहाँ यूरोपियन पायरेट्स और लोकल ताकतें आसानी से हमला कर सकती थी। दूसरी तरफ बॉम्बे जो है वो एक आइलैंड था, इसे कंपनी किलेबंदी करके आसानी से सेफ बना सकती थी। यही वजह है कि अंग्रेजों ने सूरत के साथ साथ मुंबई की ओर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। अब दोस्तों 17वीं सदी जैसे जैसे ढलान पर आती गई, धीरे धीरे सूरत की चमक फीकी पड़ने लगी। इस टाइम पर सूरत तरक्की तो कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे कई दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। प्राकृतिक आपदाएं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और यूरोपियन शक्तियों के आपसी खेल ने शहर की चमक को फीका करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ी वजह जो आती है वो आती है प्राकृतिक आपदाएं। इन सबके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदार थी सूरत की ताप्ती नदी। असल में ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतों से शुरू होती है और वेस्ट की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इस नदी का बहाव एरिया काफी सपाट और नीचा है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी तो ताप्ती का वाटर लेवल अचानक ऊपर उठ जाता था। इससे नदी अपनी दिशा बदल लेती थी और इसका पानी सूरत शहर में घुस आता था। हिस्टोरियंस की माने तो 1664, 1756, 1837 और 1882 और उसके बाद 1968 में भी सूरत में काफी बड़े लेवल पर बाढ़ आई। इससे शहर के ट्रेड, यहाँ मौजूद गोदाम और बंदरगाह तबाह हो गए। खास तौर पर 1664 की बाढ़ के बाद शहर के ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर काफी गहरा असर पड़ा। इसके चलते अंग्रेज और डच ट्रेडर्स ने अपने कई गोदाम कोस्ट के काफी दूर शिफ्ट कर दिए। ताप्ती के बार बार बदलते रास्ते ने बंदरगाह की गहराई पर भी असर डाला। इससे बड़े जहाजों के लिए अब लंगर डालना मुश्किल हो गया। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह थी कि सूरत अब एक सुरक्षित जगह नहीं रह गई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मराठों की ताकत का बढ़ना। भारत की राजनीति बदल रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मराठों की ताकत बढ़ रही थी। इस दौरान मराठा रेड्स ने वेस्टर्न इंडिया के बंदरगाहों को हिला कर रख दिया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठाज ने सूरत पर कई बार हमला किया और इसे बड़े पैमाने पर लूटा गया। इन हमलों ने यूरोपियन व्यापारियों और लोकल व्यापारियों दोनों का भरोसा सूरत से कम कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ट्रेडर्स ने अपने व्यापारिक केंद्र धीरे धीरे सुरक्षित बंदरगाहों की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब फन फैक्ट ये है कि मराठों ने कभी भी मुंबई पर हमला नहीं किया, ना ही उस पर कब्जा करने की कोई कोशिश की। ऐसा क्यों? तो वो मैंने इस वीडियो में बताया है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, देखिएगा जरूर। अब सूरत की इन दिक्कतों के साथ साथ बुरी किस्मत लेकर आई प्लेग और कॉलेरा जैसी महामारियां, जिन्होंने यहां बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली। गजेटियर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लिखा गया है कि 1720 से 1750 के बीच में सूरत में बार बार हैजे के प्रकोप हुए, जिनसे जनसंख्या में भारी गिरावट आई और पोर्ट पर वर्कफोर्स यानी मजदूर, नाविक और व्यापारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मारे गए। मुगल्स के डिक्लाइन ने सूरत की हालत को और बिगाड़ा। मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स का ध्यान अब अपनी राजनीति और दूसरे शहरों पर ज्यादा हो गया। ऊपर से जैसे ही ब्रिटिश ने बॉम्बे को मजबूत करने का प्लान बनाया और वहां डॉक्स और ट्रेडिंग फैसिलिटी डेवलप की, यूरोपियन पावर्स ने अपनी प्रायोरिटी को बदल दिया। सूरत से माल भेजना मुश्किल और जोखिम भरा हो गया था, जबकि मुंबई का नेचुरल डीप वाटर हार्बर सुरक्षित भी था और लंबी दूरी के लिए जहाजों के लिए साबित भी बेहतर हो रहा था। धीरे धीरे टेक्सटाइल ट्रेड, कॉटन एक्सपोर्ट और शिप बिल्डिंग का केंद्र सूरत से हटकर मुंबई बन गया। इसके बाद जो आइलैंड 7 टापुओं में बटा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे एक करने का काम किया। 1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की जनसंख्या जहां पहले सिर्फ 10,000 थी, वहीं ये लगभग बढ़कर 60,000 पहुंच गई। आबादी बढ़ने के साथ व्यापार भी बढ़ा और 17वीं सदी के अंत तक यहाँ पर नमक, चावल, हाथी दांत, कपड़ा, सीसा और तलवारों का भी ट्रेड होने लगा। 18वीं सदी में बॉम्बे का ट्रेड और मजबूत हुआ। 1710 तक कंपनी ने यहाँ बॉम्बे कैसल बनवा लिया। इस किले की वजह से यूरोपियन पायरेट्स और मराठों के समुद्री हमले काफी हद तक रुक गए। इस तरह बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बाद कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। धीरे धीरे 18वीं सदी के आधे तक आते आते बॉम्बे सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया और यहाँ से एक मॉडर्न बॉम्बे बनाने की शुरुआत हुई। 1782 से 1845 के बीच मुंबई के सभी टापुओं को ईस्ट इंडिया ने एक कर दिया और इसके चलते वो शहर बना जिसे आज भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है। अब क्योंकि मुंबई दहेज में मिला था, इसलिए मुंबई में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। मुगल डिक्लाइन और मराठा रेड्स के कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा। यूरोपियन ट्रेडर्स को सेफ्टी और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट मिला।
टैक्सेशन और कस्टम ड्यूटीज में कंसिस्टेंसी आई। इसी वजह से सूरत का ट्रेड जो है वो धीरे धीरे मुंबई की ओर शिफ्ट होता चला गया। इन सभी के बीच मुंबई का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 18th और 19th सेंचुरी में कॉटन मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने शहर की इकोनॉमी को मजबूत किया। पोर्ट डेवलपमेंट और रेलवेज ने इसे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थल बना दिया। यूरोपियन पावर्स ने भी मुंबई को स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और नेवल बेस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मुंबई का हार्बर काफ़ी गहरा था, जिससे बड़े जहाज यहाँ आकर डॉक्स में रुक सकते थे। इससे मुंबई को एक ग्लोबल पोर्ट के तौर पर डेवलप होने में काफ़ी हेल्प मिली। जबकि सूरत जो लंबे टाइम से ट्रेडिंग हब था, वहाँ सिल्टिंग यानी गाद भरने की प्रॉब्लम सामने आ रही थी, जिससे हार्बर की गहराई कम होती जा रही थी और इसके चलते बड़े जहाज़ों का वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, इन सभी ने मिलकर मुंबई को भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यानी गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया। सूरत का गोल्डन टाइम 16वीं और 17वीं शताब्दी में था, जब पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और आर्मेनियंस ने सिर्फ ट्रेड पर फोकस किया। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, शिप बिल्डिंग और डायमंड ट्रेड यहाँ मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल्स का पतन हुआ और यूरोपियन कंपनियां जब भारत की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर भारत पर कब्जे करने के सपने देखने लगी, तो सूरत का ट्रेड शिफ्ट हो गया मुंबई में। बाद में भी सूरत पर ब्रिटिश का ध्यान कम था, इसलिए सूरत पिछड़ता चला गया। इन सारी बातों से साफ ये होता है दोस्तों कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट और कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट, ये सभी मिलकर इस शहर की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कामयाबी को तय कर रहे थे। सूरत ने ट्रेड, वेल्थ और कल्चर में अपने टाइम में इंडिया को डोमिनेट किया, लेकिन नेचुरल और पॉलिटिकल चैलेंजेस ने इसे पीछे कर दिया। मुंबई ने इन्हीं मौकों का फायदा उठाया और मॉडर्न इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। तो दोस्तों ये थी कहानी सूरत के पतन और मुंबई के उत्थान की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।